हे एवरीवन, वेलकम टू योर एडुकेटर। और इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर में आज हम लोग करने वाले हैं ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। साथ ही पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट और गॉस लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा आज का टारगेट है जिसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास का। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा ये है ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डाइपोल को रखते हैं तो ये ऑसिलेट करना शुरू करता है। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, डाइपोल की जब हम बात करते हैं तो डाइपोल के ऊपर में दो तरह का फोर्स लग रहा होता है। एक है पॉजिटिव चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और नेगेटिव पे लग रहा होता है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है। ये डाइपोल का सेंटर अगर कंसीडर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो लगने वाला फोर्स है इसका टेंडेंसी है इसको इस तरीके से घुमाने का, रोटेट करने का। मतलब आप अगर इसको इधर ले जाएंगे तो ये रोटेट होकर इधर आएगा। समझ में आ रही बात? तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑसिलेशन हो जाएगा। तो ये जो ऑसिलेशन होता है इसका टाइम पीरियड हमको निकालना है और बताना है। बात ये होता है कि हमने पहले पढ़ा था कॉन्सेप्ट कि अगर डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसके ऊपर में जो लगने वाला टॉर्क होता है इसका वैल्यू कितना हो जाता है, PE sin थीटा हो जाता है। क्योंकि ये टॉर्क ऑपोजिट होता है। आप डाइपोल को रोटेट कर रहे हो इधर में, मतलब कि डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके ऊपर में जो टॉर्क होगा इसका टेंडेंसी होगा रोटेट करने का क्लॉकवाइज। तो ये जो टॉर्क हो जाएगा ये कैसा हो जाएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगा। ये तो पहली बात हुई। दूसरा बात ये होता है इसमें कि फॉर वेरी स्मॉल थीटा ये जो एंगल है बहुत छोटा हो जाए उस केस में साइन थीटा का वैल्यू थीटा के बराबर हो जाता है। और जब साइन थीटा का वैल्यू थीटा के बराबर हो जाता है तो टॉर्क टाउ का वैल्यू हो जाता है -PE इंटू थीटा। एज वी ऑल नो दैट द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज इक्वल्स टू AI इंटू अल्फा। जैसे F इक्वल्स टू ma होता है ना, उसी तरीके से टॉर्क टाउ का वैल्यू होता है I इंटू अल्फा। फोर्स F, मास m, a एक्सेलरेशन, तो टाउ टॉर्क हो गया, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ और अल्फा हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। सो यू विल राइट I अल्फा इज इक्वल्स टू -PE इंटू थीटा। सो द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू -PE डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इंटू थीटा। जो अल्फा होता है इसके वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, -ω² थीटा हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -ω² इंटू थीटा। सपोज इसको इक्वेशन 1 कहते हैं और इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। ये जो कंडीशन होता है ना, ये एंगुलर SHM का कंडीशन होता है। अगर यही लीनियर SHM होता है तो ये बराबर कितना लिखते हैं, -ω² x लिखते हैं। और एंगुलर है तो एक्सेलरेशन ए की जगह पे हो गया अल्फा और एक्स की जगह पे हो गया थीटा। तो ये पॉइंट हो गया मेरा यहाँ पे। अब यहाँ से जब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि अगर इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर करें तो पता चलता है कि जो ω² लिखा है इसी का वैल्यू कितना है, तो PE डिवाइडेड बाई I के बराबर है। तो जो ओमेगा होता है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, √PE बाई I हो जाएगा। अगर पूछा जाता है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होता है, देन वी ऑल नो दैट दिस फार्मूला टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल्स टू 2π बाई ओमेगा। टाइम पीरियड कितना होता है, 2π बाई ओमेगा होता है। सो टाइम पीरियड अगर लिखते हैं तो 2π हो गया और ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये I बाई PE हो जाएगा। बिकॉज 1 बाई ओमेगा दिया है तो ये उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, I बाई PE हो जाएगा। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। ओमेगा इक्वल्स टू √PE बाई I हो गया और T इक्वल्स टू 2π√I बाई PE हो गया। ये होता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना हो जाता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन होता है। सो द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t और 1/t करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2π हो जाएगा और ऊपर में कितना हो जाएगा, PE हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी F इक्वल्स टू 1/t और इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2π√PE बाई I। तो दिस आर द टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑसिलेशन। ये डायरेक्टली आप इस रिलेशन को याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल, तो 2π√I बाई PE होता है। वहीं पे फ्रीक्वेंसी F जो होता है इसका वैल्यू 1/t होता है, 1/2π√PE बाई I होता है। सो दिस इज हाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल एज वेल एज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कैलकुलेशन करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ।
और हम लोग को पढ़ना है 3 तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि अभी तक जितने पॉइंट की हमने बात की थी वो डिस्क्रीट चार्जेस के बारे में था, एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ था। नाउ वी विल हैव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज एक जो चार्ज दिया है उसको कंडक्टर के ऊपर रखते हैं, और कंडक्टर एक रॉड के फॉर्म में हो सकता है, एक प्लेट के फॉर्म में हो सकता है, एक स्फेयर के फॉर्म में हो सकता है। तो इन सारे केसेस में चार्ज को रखते हैं, तो किस तरीके से वहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उसमें हम क्या डिफाइन करते हैं, इस बात को चलिए देखते हैं। सबसे पहला होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए लीनियर से ये बात साफ हो जाता है कि जो चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो किधर किया है, अलोंग अ लेंथ किया है, किसी भी रॉड या किसी भी कंडक्टर के लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो इसे कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर, अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर। जब किसी भी कंडक्टर के लेंथ के अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, इसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं और इसे हम लेमडा से डिनोट करते हैं। लेमडा होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई लेंथ कितना हो जाता है, एल हो जाता है। अगर इसका यूनिट का बात करें तो चार्ज का कूलम होता है और लेंथ का मीटर हो जाता है। अगर स्मॉल लेंथ का चार्ज अगर कंसीडर करते हैं, स्मॉल लेंथ का चार्ज डी क्यू है और तो स्मॉल एलिमेंट का लेंथ डी एल कंसीडर करते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं डी एल में तो चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ पे डी क्यू हो जाएगा और लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है तो लिखेंगे डी क्यू बाई कितना हो जाएगा, डी एल हो जाएगा। तो यहाँ से डी क्यू का अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा इंटू डी एल हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट डी क्यू इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू डी एल हो जाता है। कितना हो जाता है, लेमडा इंटू डी एल हो जाता है। तो दिस इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन। मूविंग अहेड, चार्ज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी चार्ज होता है वो किसी कंडक्टिंग सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया रहता है। मतलब चार्ज जो होता है मेरा वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जितना भी चार्ज दिया है वो किधर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो एरिया में होता है। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड along द एरिया। चार्ज को किसी एरिया के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। अगर यहाँ बात करते हैं सिग्मा को लिखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा का वैल्यू कितना हो जाता है, तो ये वैल्यू हो जाता है चार्ज पर यूनिट एरिया हो जाता है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब जब बात करेंगे तो कूलम हो गया चार्ज का और एरिया का कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसमें एलिमेंटल फॉर्मेट डिफाइन करें तो सिग्मा का वैल्यू हो जाता है डी क्यू डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, डी ए हो जाता है। तो ये हमारा हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर हमें छोटा सा चार्ज लिखना है डी क्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी में तो ये कितना होगा, सिग्मा इंटू डी ए होगा। मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी में एरिया से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाता है, चार्ज। एक बात ये याद रखना है। और दूसरा ये कि सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया को बोलते हैं और ये डिफाइंड तब होता है जब चार्ज कहाँ होता है, मेरा चार्ज मेरा पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उस वक्त ये डिफाइन करते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कोई भी ऐसा दिया है बॉडी जो 3 डायमेंशनल है, बॉडी कैसा दिया है, 3 डायमेंशनल। फॉर एग्जांपल अगर आप एक क्यूब की बात करते हैं या क्यूबॉइड की बात करते हैं तो इसमें जो दिया है रीजन, ये पूरा का पूरा चार्ज है उसको वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर ये नॉन कंडक्टिंग दिया है तो पूरे वॉल्यूम में है। तो जब चार्ज पूरे वॉल्यूम में होता है तो इस केस में चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो पहली बात कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो मेरा चार्ज होता है वो किधर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइड द वॉल्यूम, इनसाइड द वॉल्यूम और इन वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर होता है उसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग रो से डिनोट करते हैं और रो का वैल्यू होता है जो चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट किया इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो रो का वैल्यू हो जाता है क्यू होता है डिवाइडेड बाई वी हो जाता है। अगर स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो छोटा सा चार्ज अगर डी क्यू है और उसका वॉल्यूम कितना है, डी वी है, तो डी क्यू बाई डी वी इज इक्वल्स टू रो हो जाता है। और यहाँ से लिखेंगे डी क्यू का वैल्यू तो ये कितना हो जाएगा, रो टाइम्स डी वी हो जाएगा। डी क्यू की वैल्यू करें बात तो ये हो जाएगा रो टाइम्स डी वी हो जाएगा। सो चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी वी, या फिर टोटल चार्ज क्यू दिया है वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो क्यू बाई वी हो जाएगा। चार्ज का यूनिट कूलम होता है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यूनिट क्या हो जाएगा, सी बाई एम क्यू हो जाएगा, मतलब कूलम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारा 3 तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसका बहुत यूज़ करेंगे व्हाइल डीलिंग विद द गॉस लॉ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड।
आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब गॉस लॉ पढ़ने के लिए, फ्लक्स पढ़ने के लिए हमें जानना पड़ता है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर होता क्या है? देखो, एरिया वेक्टर का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा प्लेन दिया है तो इस प्लेन का जो एरिया आप निकालोगे कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया। लेकिन इस प्लेन के बीच से एक लाइन प्लॉट कर दो और दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक लाइन जो प्लेन पे परपेंडिकुलर हो जाए तो ये जो लाइन होता है वो डिनोट करता है एरिया वेक्टर को डिनोट करता है। एरिया वेक्टर जो होता है इसका डायरेक्शन क्या होता है? ये डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और यू माइट से एरिया। तो जिस एरिया की आप बात करते हैं ना, जिस एरिया की बात करते हैं उस पर परपेंडिकुलर लाइन होता है, वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है एरिया वेक्टर का। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात कर लें कि हमारे पास ऐसा दिया है, एक एक्स एक्सिस दिया है, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। अब सपोज कर लेते हैं कि जेड एक्सिस दिया है ना, ये जो प्लेन हो गया वो कैसा प्लेन कहते हैं? इसको एक्स जेड प्लेन कहते हैं ना, क्योंकि इधर जेड एक्सिस एक्स एक्सिस है और इधर जेड एक्सिस है। यहाँ पे एक एरिया दिया है, इसका एरिया दिया 10 मीटर स्क्वायर, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो हम जानते हैं कि ये जो एरिया दिया है इस पर डायरेक्शन परपेंडिकुलर अगर प्लॉट करेंगे तो किधर की तरफ होगा? वाई डायरेक्शन में ना होगा। तो इसका एरिया वेक्टर लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 10, और डायरेक्शन हो गया वाई में, और वाई डायरेक्शन में जो हम लोग वेक्टर डिनोट करते हैं वो कैसा होता है? जे कैप होता है। तो इस प्लेन का एरिया कितना हो जाएगा? 10 जे कैप हो जाएगा। समझ में आ रही बात? मतलब एरिया वेक्टर लिखते समय जो आप प्लेन कंसीडर करते हैं ना, इस प्लेन का एरिया लेना है। जिस प्लेन की बात करते हैं उस प्लेन का एरिया लेना है। लेकिन डायरेक्शन जब बात करेंगे तो डायरेक्शन कैसा होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, क्योंकि ये जो प्लेन दिया था इसका एरिया 10 मीटर स्क्वायर, और इस प्लेन एक्स जेड प्लेन में है, और इस पे परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स वाई जेड आपस में 90 होते हैं, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वाई एक्सिस की तरफ होगा, तो यूनिट वेक्टर इसका जे कैप हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ऐसे हम एरिया वेक्टर को डिनोट करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ दिया हमारे पास एक सर्कुलर प्लेन दिया है, और ये जो प्लेन दिया है वो कहाँ पे लाई कर रहा है? ये दिया एक्स एक्सिस दिया है, और ये कैसा दिया है? वाई एक्सिस दिया हुआ है। और यहाँ पे जो प्लेन दिया है इसका एरिया मान लीजिए प्लेन कहाँ पे लाई कर रहा है? ये बोला कि एक्स जेड एक्सिस में लाई कर रहा है। तो इसका एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा? एरिया वेक्टर लिखते समय जो सर्कल है इसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हो गया वाई डायरेक्शन में तो क्या लिख देंगे? जे कैप लिख देंगे। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट द एरिया वेक्टर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एरिया वेक्टर का, कि कोई भी प्लेन दिया, कोई भी सरफेस दिया है, उसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा एरिया का, वो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और उस पर परपेंडिकुलर लाइन होगा, वो डिनोट करेगा एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को। तो अगर कहीं भी एरिया वेक्टर लिखना पड़े तो दो बातों का ध्यान रखना। एरिया वेक्टर मैग्नीट्यूड हो जाएगा उस प्लेन का एरिया, साथ ही साथ डायरेक्शन हो जाएगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाएगा। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये बात करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स टर्म का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझने से पहले इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को थोड़ा सा देखते हैं। फ्लक्स दरअसल में रिप्रेजेंट करता है, आपके सामने में ये एक येलो कलर का एरिया यहाँ पे ऐसा दिख रहा होगा, इस पूरे एरिया से बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऐसा क्रॉस करता हुआ जा रहा है। तो बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रहा है। तो ये जो फील्ड लाइंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इन फील्ड लाइंस का जो नंबर्स होते हैं, जो इसके नंबर्स होते हैं, उसका जो मेजरमेंट होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली द मेजर ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए गिवन एरिया। किसी एरिया से जो लाइन का नंबर काउंट करेंगे ना, वो फ्लक्स के बारे में मेजर देता है। तो फ्लक्स इज बेसिकली द मेजर ऑफ number of electric field lines, measure of number of electric field lines crossing a given area, एक गिवन एरिया है उसे कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस करता है, इसके मेजर को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स को जनरली फाई से डिनोट किया जाता है, और मैथमेटिकली इसका फार्मूला का बात करेंगे फाई का, तो इसका फार्मूला होता है बी हो जाता है, और एरिया को अगर ए लिखते हैं तो बी डॉट ए, मतलब बी ये हम डिफाइन कर रहे हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो बी नहीं होगा इस जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? ई लिखेंगे। ई स्टैंड्स फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्लक्स फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगा ई हो जाएगा, और एरिया का कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। इन दिस एक्सप्रेशन फाई क्या होता है? फाई डिनोट करता है आपका फ्लक्स, ई क्या डिनोट कर रहा है? ये स्टैंड्स फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ए स्टैंड्स फॉर द एरिया। और वेक्टर में लगा है तो ऑब्वियसली बात है ये वेक्टर है। अब ये जो फ्लक्स दिया है, फ्लक्स का एसआई यूनिट का अगर हम बात करते हैं, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स, तो कितना हो जाता है?
इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना हो जाता है, न्यूटन पर कूलम हो जाता है, और एरिया का कितना होता है, मीटर स्क्वायर। और ये जो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आया ना, इसको बोलते हैं वेबर बोलते हैं। तो फ्लक्स का यूनिट आप न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम बोलो या फिर वेबर बोलो, दोनों का दोनों कैसा होता है, सेम बात को रिप्रेजेंट करता है, दोनों एक ही चीज़ को डिनोट करता है। अब ये जो फ्लक्स फाई है, फ्लक्स फाई के वैल्यू कितना हो जा रहा है, तो ये फ्लक्स फाई के वैल्यू हो जा रहा है ई डॉट ए हो जा रहा है। अब ये जो डॉट प्रोडक्ट हो जा रहा है, इसके वैल्यू कितना हो जा रहा है, ई ए हो जाता है, और ये कितना हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। सो दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जहाँ पे थीटा जो दिया है, थीटा क्या होता है, ये होता है एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड एरिया वेक्टर ए। इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड एरिया वेक्टर ए के बीच का एंगल है। ये कब आता है, कब इसका कंसिडरेशन करते हैं हम लोग थीटा का, जैसे मान लो कि ये दिया है हमारा एरिया, इस जगह पे इस प्लेन पे परपेंडिकुलर प्लॉट किया, तो ये परपेंडिकुलर लाइन इधर हो गया, दिस इज द एरिया वेक्टर, और वहीं पे ये जो लाइन हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो ये जो एंगल हमको देखना है ना, हमेशा याद रखना है कि एरिया वेक्टर का जो एंगल देखना है ना, वो एक्चुअली प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन जो हुआ वो एरिया वेक्टर होता है, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल देखना है। तो जो प्लेन है, प्लेन पे परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे और वो लाइन डिनोट करेगा आपका एरिया वेक्टर को, और उस लाइन का एंगल जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ होगा उसे हम लोग कंसीडर करते हैं। तो दिस इज थीटा बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कुछ और बातें हम लोग जानते हैं। अब जैसे देख सकते हैं कि एक प्लेन दिया हुआ है, इस प्लेन में जो एरिया वेक्टर दिया है, दिस एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये प्लेन पे कैसा है, परपेंडिकुलर दिया है, और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके बीच का एंगल थीटा हो जाएगा। तो छोटा सा जो फ्लक्स डी फाई हो जाएगा, एलिमेंट्री एरिया से फ्लक्स डी फाई, वो कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। एरिया को अगर डी एस लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा अगर चेंज करेंगे, डी थीटा का वैल्यू जीरो हो जाएगा, अगर थीटा का वैल्यू जीरो तो दोनों सेम डायरेक्शन में ना हो गया, तो इस केस में अगर हम बात करेंगे तो थीटा का वैल्यू जीरो तो कॉस जीरो वन हो जाएगा, और कॉस जीरो वन हो जाएगा तो डी फाई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जा रहा है वो कितना हो जाएगा, एलिमेंट से ई डॉट डी एस हो जाएगा, मतलब ई डी एस, कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। और यहीं पे जब इस में बात करेंगे तो ये दिया डी एस परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक जो फील्ड दिया वो इस तरीके से जा रहा है एकदम टच करता हुआ। इन दोनों के बीच में एंगल कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है, और हम सब जानते हैं कि cos 90 जो होता है इसका वैल्यू कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। और जब ये वैल्यू जीरो हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिकम्स इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे एक बात देखोगे तो समझ में आएगा इस वाले पॉइंट में, इसमें तो ऐसे भी एक समझ सकते हैं ना कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस नहीं कर रहा है, जब तक किसी प्लेन को, किसी एरिया को फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करता है तो फ्लक्स नहीं होता है, कोई फ्लक्स नहीं जनरेट करता है। ये वाला पॉइंट को आपको याद रखना है। ये अगर एरिया दिया है और इस एरिया में फील्ड ऐसा टच करता हुआ चला जाए तो फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। क्यों, क्योंकि इसे क्रॉस ही नहीं किया। अगर इसी में लाइन ऐसे क्रॉस करता है, यहाँ से निकल के जाता है, यहाँ से ऐसा लाइन निकल के जाता, तो फ्लक्स इस जगह पे हो जाता है। इस बात को समझना है। तो जो एरिया है उसे जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करता है कोई भी फ्लक्स नहीं होता है। फ्लक्स तब डिफाइन करते हैं जब लाइंस ऑफ जो फील्ड लाइंस है उसको क्रॉस करे, तब यहाँ पे हम लोग बात को करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा सवाल है, इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है The electric field in a certain region of a space is given I 5 I cap plus 4 j cap minus 4 k cap into 10 to the power 5 Newton per coulomb. Calculate the electric flux due to this field over an area this. सिंपल सी बात है। If you see the value of electric field E, तो इसका वैल्यू कितना हो जा रहा है, ये वैल्यू हो जा रहा है 5 I cap प्लस में 4 j cap माइनस में 4 k cap इंटू 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम होता है। वहीं पे एरिया वेक्टर का अगर हम बात करते हैं तो ये दिया है 2 I कैप माइनस जे कैप दिया हुआ है। साथ में ये भी बात मेंशन किया है कि 10 to the power minus 2 मीटर स्क्वायर दिया है। फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन दैट वी हैव लर्नड अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल्स टू, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ये दोनों का डॉट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट निकालते समय एक छोटा सा बात ध्यान में रखना है कि जो आई वाला होता है उसको आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे वाले को जे से और के वाले को के से करते हैं। तो पहले वाले का आई 5 है, दूसरे वाले का आई कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा 5 × 2 हो जाएगा। वहीं पे जे से जे करेंगे तो पहले वाले का जे 4 है और दूसरे वाले का जे -1 है, तो क्या करेंगे 4 × कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। और तीसरे वाले का के का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, थर्ड केस में ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसमें तो के है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। और इसके राइट साइड में 10 to the power 5 है और इसके राइट साइड में 10 to the power -2 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 to the power 5 प्लस में 10 to the power -2 नेगेटिव में है, तो ये कितना होगा 5 2 10 हो जाएगा और 4 × -1 -4 हो जाएगा। इंटू कितना होगा 10 to the power 5 -2 दैट इज 10 to the power 3,
तो 10 माइनस 4 कितना होता है 6 इंटू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 3, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 6000 हो जाएगा, और इतना वेबर हम फ्लक्स का वैल्यू लिख सकते हैं। मतलब अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आई और जे के फॉर्म में दिया हुआ है तो उस केस में फ्लक्स निकालने के लिए पहला इलेक्ट्रिक फील्ड के आई से एरिया के आई में, इलेक्ट्रिक के जे से एरिया के जे में, इलेक्ट्रिक के के से एरिया में के में करना है, और जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल गिव यू द फ्लक्स। सिंपलेस्ट वन है, वेक्टर फॉर्म में दिया है तब। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत ही बढ़िया सा सवाल दिया है। बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय, ध्यान से समझेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया है ये दिया है वेक्टर फॉर्म में 10i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप दिया हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला इस एरिया से निकालना 10 यूनिट में जो yj में है। अगर हमको एरिया यहाँ पे ij में मालूम हो जाए तो मेरा काम बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत ही ईजिली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये मान लीजिए y एक्सिस है, ये मान लीजिए x एक्सिस, और ये मान लीजिए z एक्सिस है। 10 यूनिट है और ये लाई कहाँ पे कर रहा है, तो लाई कर रहा है वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है। देखो ये वाई प्लेन हो गया और ये कैसा हो गया, जेड प्लेन हो गया, ही ना हो गया, वाई और जेड प्लेन हो जाएगा। तो वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है और इसका एरिया का जो मैग्नीट्यूड दिया है वो कितना दिया है, तो ये मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स दिया हुआ है। अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं एरिया वेक्टर, देन एरिया वेक्टर इज सिंपली परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन होता है। एरिया वेक्टर की बात करते हैं तो कितना हो जाता है, परपेंडिकुलर टू दिस एरिया वेक्टर, जो एरिया वेक्टर दिया है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये लाई करेगा और यहाँ से निकल जाएगा मेरा क्या, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो अगर ये जो एक्स डायरेक्शन है यही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, तो एरिया को अगर वेक्टोरियली लिखेंगे तो 10, और परपेंडिकुलर लाइन क्योंकि एक्स डायरेक्शन में है और एक्स की तरफ यूनिट वेक्टर आई कैप होता है तो ये कितना हो जाएगा, 10i कैप। देन द वैल्यू ऑफ एरिया वेक्टर इज इक्वल्स टू हाउ मच, ये वैल्यू 10i कैप हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई को डिफाइन करना है तो ये वैल्यू कितना हो जाता है, तो ये वैल्यू हो जाता है ई हो जाता है, और डॉट कितना हो जाता है, ए हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और एरिया वेक्टर का भी 10 हो जाएगा। आई वाले से आई में करेंगे, जे वाला 3 हो गया, दूसरे में जे नहीं है, पहले वाला के हो गया, दूसरे का के कितना है, 0 दिया है। सो अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 वेबर हो जाएगा ना इसका वैल्यू। तो जो फ्लक्स दिया है उसका वैल्यू कितना, 100 वेबर हो गया। इस क्वेश्चन में हमने सिंपली क्या किया कि जो एरिया है वो पहले वाला जो एरिया था वो सिर्फ और सिर्फ 10 यूनिट दिया था, कोई डायरेक्शन नहीं था। वी हैव सिंपली राइट द एरिया वेक्टर इन यूनिट वेक्टर फॉर्म, और वो लिखने के बाद हमने डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया, एंड देन फ्रॉम हियर वी गॉट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। ये वैल्यू हमारा कैलकुलेट होकर आ गया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जिसको बोलते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ पढ़ने के बाद अब हर वो काम जो कुलम्स लॉ के इस्तेमाल से करते थे, काफ़ी कैलकुलेशन करने के बाद, वो गॉस लॉ के इस्तेमाल से बहुत ही आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए इस लॉ के बारे में हम लोग जानते हैं, गॉस लॉ क्या होता है। गॉस लॉ दरअसल में ये रिलेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को और फ्लक्स को सर्टेन रिलेशन से, सो दैट आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाए, और ये पूरे फ्लक्स के मेजरमेंट के बारे में बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी न किसी चार्ज से ही निकलता है, और चार्ज से जब निकलता है फील्ड तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होता है वो रिलेटेड होता है फ्लक्स से। तो ये फ्लक्स को चार्ज के मैग्नीट्यूड से इन्होंने एसोसिएट किया, और इन्होंने बोला कि कोई भी अगर जैसे आप सरफेस लेते हैं, जैसे ये ब्लू वाला सरफेस आपको दिख रहा होगा, तो बोला कि सरफेस के अंदर में कोई चार्ज रखा हुआ है, सपोज द वैल्यू ऑफ चार्ज इज क्यू, तो उस केस में उस चार्ज से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा, उस चार्ज से बाहर निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा उसका वैल्यू कितना होगा, तो वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है, जहाँ पे क्यू चार्ज दिया है टोटल चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस। मतलब कोई भी सरफेस दुनिया का बनाते हैं तो उस सरफेस से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होता है, ध्यान दीजिएगा, टोटल फ्लक्स होता है, इसका वैल्यू बोले उन्होंने कि जो टोटल चार्ज है उस सरफेस के अंदर डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। अभी टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे, देखो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए अगर मान लेते हैं छोटा सा एरिया हमने यहाँ पे कंसीडर किया, और इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई दिया है, और एरिया का वैल्यू कितना लेते हैं, मान लो ds लेते हैं एरिया का वैल्यू। तो छोटा सा फ्लक्स अगर डी फाई ई यहाँ पे लिखते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया फैक्टर का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, तो ई डॉट ds डॉट कर देंगे। अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना चाहते हैं तो ये वैल्यू कितना हो जाता है, तो ये वैल्यू हो जाता है एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है, मतलब ये इंटीग्रेशन किसका होता है, तो ई डॉट ds जो होता है इसका इंटीग्रेशन हो जाता है, और दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या दे देगा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू दे देगा। तो रूल के हिसाब से, गॉस लॉ के हिसाब से जो टोटल फ्लक्स होता है वो क्या हो जाता है, ये होता है ई डॉट ds जो होता है, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं पूरे सरफेस में, तो क्या मिल जाता है, हमें टोटल फ्लक्स मिलता है। और रूल ये कहता है कि ये जो पूरा फ्लक्स होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो कोई भी सरफेस अगर क्यू चार्ज को होल्ड करता है, कोई भी सरफेस अगर क्यू चार्ज को होल्ड करता है, तो उस केस में उस सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स जो होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। और टोटल फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ई और डॉट ds का इंटीग्रेशन करके टोटल फ्लक्स हम लोग निकाल देते हैं। अब देख रहे होगे कि यहाँ पे एक अलग किस्म का इंटीग्रेशन का साइन है, क्योंकि यहाँ जो इंटीग्रेशन करते हैं एक सरफेस पे इंटीग्रेशन करते हैं, और सरफेस कैसा होता है, क्लोज्ड होता है।
इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग साइन ऑफ इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस। दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। जब भी क्लोज्ड सरफेस पे आप इंटीग्रेशन करते हो तो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि कोई भी अगर सरफेस दिया है और सरफेस के अंदर क्यू चार्ज रखा है, तो चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है मतलब फ्लक्स है, तो किसी चार्ज से निकलने वाला जो नेट फ्लक्स का वैल्यू होता है वो वैल्यू कितना होता है, वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाता है। और वो जो फ्लक्स होता है वो कैलकुलेट कैसे होता है, तो ई डी एस का इंटीग्रेशन करके इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का इंटीग्रेशन करेंगे तो वहाँ से टोटल फ्लक्स का वैल्यू मेरा कैलकुलेट हो जाता है। तो ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट होता है एंड दिस लॉ इज ऑफ ट्रेमेंडस यूज़। काफ़ी क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत सा सॉल्व करेंगे और साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में काफ़ी हेल्पफुल होगा आपका जब भी चार्ज सिमेट्रिक होता है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं आगे। तो गॉस लॉ बेसिकली क्या कहता है कि इफ देयर इज एनी चार्ज इनसाइड अ क्लोज्ड सरफेस, सरफेस शुड बी क्लोज्ड, तो उस चार्ज से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है उसका वैल्यू होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। जहाँ पे चार्ज क्यू होता है वो सरफेस के अंदर कितना है उसकी बात करता है। तो ये गॉस लॉ के बारे में होगा। इसमें एक छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है गॉस लॉ के केस में कि जो आपने फॉर्मूला लिखा है वो फॉर्मूला कितना होता है, ई डॉट डी एस और दिस इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें याद रखना है कि अगर ये कोई सरफेस कंसीडर करते हैं, इसके अंदर में चार्ज Q1 Q2 Q3 होता है और ये बाहर में कितना हो गया, Q4 हो गया, Q5 हो गया, Q6 हो गया। तो यहाँ पे जो Q होता है ना, इस जगह पे जो Q की बात करेंगे वो Q हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ चार्ज इनसाइड। Q जो होता है वो कैसा होता है, चार्ज इनसाइड होता है। ये होता है नेट चार्ज इनसाइड, क्योंकि बाहर वाला जो चार्ज होता है उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस, इस सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है इसकी बात होता है। लेकिन वहीं पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है ना, ये होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ई की बात करते हैं तो ये होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू बोथ चार्जेस इनसाइड एंड आउटसाइड, बोथ चार्जेस इनसाइड एंड आउटसाइड। सरफेस के अंदर और सरफेस के बाहर जो चार्जेस हैं, सरफेस के अंदर और सरफेस के बाहर जो चार्जेस हैं उस सबका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैलकुलेट होता है ई डॉट डी एस से। तो नेट फ्लक्स फाई का वैल्यू कितना होता है, ई डॉट डी एस डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। और इसका वैल्यू कितना होता है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी एस का वैल्यू कितना होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई का वैल्यू Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। दिस विल गिव यू द नेट फ्लक्स। बस याद रखना है कि जो Q लिखा है फॉर्मूला में, दैट रिप्रेजेंट्स द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस, वहीं पे E दोनों की वजह से होता है, जो चार्ज अंदर है और जो चार्ज बाहर है उस दोनों की वजह से होता है। तो ये हमारा गॉस लॉ का बेसिक पॉइंट हुआ जिसको हम लोगों ने आज कंप्लीट किया। इसी के साथ जो हमारा अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग गॉस लॉ कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं और फ्लक्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। विल डू लॉट ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग द गॉस लॉ। सो दिस वाज ऑल इन दिस lecture, and if you find these contents helpful for you, then do consider subscribing this channel and hit the like button and share with the others. Thank you and bye bye.